जय हिंद दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतस एकेडमी 2.0 पर। तो जैसा कि हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे इसमें, यानी 31वां आपको बताना था, तो उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश, नहीं, इसमें क्या करना है, राजवंशों पर विचार करना है, उनको क्रम मतलब कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। जैसा कि बात करें हम यहाँ पे कि सबसे पहले किसका काल था, तो इन चारों में से सबसे पहले शुंग वंश का काल था। ओके, फिर इसके बाद किसका काल आया था, फिर इसके बाद सातवाहन आए थे। ओके, सातवाहन वंश आया था। फिर इसके बाद कौन आए थे, तो फिर गुप्त आए थे। ठीक है, फिर गुप्त के बाद फिर कौन आए थे, तो चोल आए थे। यदि हम बात करें यहाँ पे 3, 1, 2, 4, जो कि विकल्प नंबर डी आपका है, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो किसकी बात कर रहा है कि एक तो पहली बात कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात। ओके, तो इसके पश्चात किसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो बैक्टीरियन जो ग्रीक थे, यानी ग्रीक कह सकते हो या फिर बैक्टीरियन, ठीक है, तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात सबसे पहले आक्रमण किया था, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्या कहता है कि सूची के साथ सूची सेकंड को मतलब मेल करना। एक तरफ शासक दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी उपाधियां दी गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके विकल्प भी शो हो जाए, फिर मैच करते हैं इनको। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, इनके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन मैच मैच में फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। तो जैसे अशोक को क्या कहते थे, प्रियदर्शी के नाम से जानते थे, यानी इसके पांचवा सही हो जाएगा। ठीक, फिर है जो कनिष्क है, कनिष्क को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, आप लोग याद रखेंगे। ओके, और जो राजा खारवेल है वो कहाँ का था, तो सबको पता है ये कलिंग का राजा था, यानी इसका विकल्प 2 हो जाएगा। फिर जो कुमार गुप्त है, जो कुमार गुप्त है, उसको क्या कहते थे, तो महेंद्र आदित्य के नाम से जाना जाता था, जो कि इसमें विकल्प में तीसरे में है महेंद्र आदित्य। ठीक है, अब जो बचा आपका उसमें विक्रमादित्य, उसकी कोई उपाधि नहीं, उस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो अलग नाम था। ठीक है, तो यानी इसका विकल्प हो जाएगा एक का पांचवा, यानी एक का पांचवा बी में भी है और डी में भी है। ठीक, अब फिर इसके बाद यदि बात करें हम यहाँ पे, फिर है दो का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात करते हैं तीसरे का है दूसरा, तीसरे का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। अब बचा हमारा जो चौथा, जिसको कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डी का मतलब यानी ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है हमारा कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 34 की यदि जवाब की बात करें हम यहाँ पे, तो 57 से 58 ईसा पूर्व में इसको प्रारंभ किया गया था, जो कि आपका विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर से आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, जो कि 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है। एक तरफ संवत्सर दिए हुए हैं और इनका किस समय की गणना की गई है। ठीक है, जैसे कि विक्रम संवत आपने सुना होगा, शक संवत सुना होगा, गुप्त संवत सुना होगा और कली संवत सुना होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख चुके हैं ऊपर कि विक्रम संवत कब है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 58 ईसा पूर्व, यानी इसका चौथा विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अब बचता है यहाँ पे शक संवत की बात करें हम यहाँ पे, किसकी बात करें, शक संवत की। ठीक है, तो शक संवत की बात करें हम यहाँ पे, तो ये 78 ईसा पूर्व चालू हुआ था, यानी विकल्प नंबर तीसरा इसका
सही हो जाएगा। तो अब यदि हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आप इसका देखिए डी नंबर विकल्प है वो आपको पूरा पूरा मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी अब इसकी बात कर लें यहाँ पे कि यदि बात करें यहाँ पे गुप्त संवत की, तो वो 320 ईसा पूर्व 320 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और बचा यहाँ पे कली संवत, तो वो कब हुआ था? 3100 कितना दिया इसमें? 3102 ईसा पूर्व। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत सबसे प्रभावशाली राज्य रहा था। तो कौन था दक्षिण में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वाला राज्य? ठीक है, यदि 36 के विकल्प की हम बात करें यहाँ पे, तो 36 का आपका विकल्प नंबर जो ए है वो आपका राइट हो जाएगा, जो कि सातवाहन जो सबसे मजबूत राज्य था। ओके, फिर 37 कहता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो मैंने आपको कल बताया था इसमें कि कुषाण के शासनकाल में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने मूर्तियों के प्रकार बता दिए थे, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो कि अमरावती शैली, उनकी जो भी शैलियाँ थी वो भी बता दिया था, ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कहता है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया? तो आपको पता होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो कंडो वंश की। किसकी? कंडो वंश की, जो शुंग वंश के बाद आया था। अगर हम इसकी देखें यहाँ पे ट्रिक की बारे में बात कर ले थोड़ा सा, तो हशिन मशुक सा, ये इसकी ट्रिक है, जो कि महाजनपद काल के शासक हैं। एक तो हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, चौथा है मौर्य वंश, फिर पांचवा है शुंग वंश, फिर छठवां है कंडव वंश, और सातवां है सातवाहन वंश। इस प्रकार आप इसके जितने भी वंश हैं उनको याद कर सकते हैं आसानी से। यानी अंतिम की बात करेगा तो आप वहाँ पे सातवाहन वंश बताएंगे, और यदि बात करेगा पहले की तो हर्यक वंश की बात करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कहता है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने हराया था? तो आपका इसमें विकल्प सही हो जाएगा पेन चाओ। क्या विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, जिसमें ऑप्शन है आपका पेन चाओ। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। यानी तांबे के सिक्कों को सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी किया था? अब इसकी यदि हम विकल्प की बात करें तो आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कुषाणों की बात कर रहा है इसमें, क्योंकि कुषाणों ने सब सर्वाधिक क्या तांबे के सिक्के जारी किए थे। फिर है बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, उसमें कुछ कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, उसको डिस्कस करना है और देखना है ये कौन सा कारण किसके लिए सुमेलित है। देख लेते हैं। कथन कहता है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो हम आपको बता दें कि व्यापार तो करते थे, ठीक है, लेकिन अब इनका कारण देखते हैं कि है क्या उसमें। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो हम बताएं आपको कि वो सुसंगठित सेना उच्च कोटि की नहीं थी। अगर सुसंगठित सेना उच्च कोटि की होती तो ये इनका राज्य जो काल है वो इतना कम नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, आर गलत हो जाएगा और ए सही है। तो ए सही है, तो ये दोनों वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, यानी विकल्प नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों को सम्मिश्रित है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बेसर शैली कहते हैं, गंधार शैली कहते हैं, नागर शैली कहते हैं, शिखर शैली कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें आपके यहाँ पे 42 की, तो उनको जो गंधार शैली है ना उसको मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो
मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की बात करें यहाँ पे, कनिष्क और बौद्ध धर्म, कनिष्क बौद्ध धर्म की शाखा किस शाखा का अनुयायी था? कौन कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिस प्रसार उसने मध्य एशिया और मतलब सुदूर पूर्व में किया था? मतलब उसका प्रचार प्रसार किया था कहाँ पे? एशिया व सुदूर के पूर्व में। ओके, तो ये किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क। तो हम बात करें यहाँ पे 43 के जवाब की, तो ये आपका महायान शाखा का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। यदि यहाँ पे हीनयान शाखा की बात करता है तो यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे? तो नागार्जुन हो जाएंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कौन सी थी कि उसने क्या किया था कनिष्क के शासनकाल में? सबको पता है कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी या नहीं? इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा इसको। तो 45 के यदि हम जवाब की बात करें यहाँ पे, तो आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। ये क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 46 वो कहता है कि सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यानी सर्वाधिक लंबा अभिलेख। ठीक है, तो किस राजा द्वारा क्या हुआ? जारी किया गया। तो यदि हम इसके जवाब की बात करें 46 की, तो आपका जो विकल्प नंबर है रुद्रदमन द्वारा, यानी विकल्प नंबर आपका बी आपका राइट हो जाएगा। यानी बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो कि रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था, मतलब बनवाया गया था। फिर है आपका किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें 47 की बात करें हम यहाँ पे, तो 47 का विकल्प आपको सही हो जाएगा गोंदोफिनर्स। कौन? गोंदोफिनर्स। जाहिर सी बात है, इसका नाम सेंट थॉमस है, तो इसका ही कोई शासक होगा, उसी के शासनकाल में आएगा भारत। तो जाहिर सी बात है इसका यहाँ का शासक कौन था? तो गोंदोफिनर्स था, उसी के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो मैंने अभी आपको कल बताया था ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा 48 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक, तो आपको बताया था मैंने। चलिए बात करते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए ए हो नहीं सकता, अगर आप सोच रहे हो कडफिसस फर्स्ट होगा तो नहीं हो सकता, और ना ही कनिष्क है। अब आपको इन दो में से विकल्प में से चूज करके बताना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की। कहता है कि छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो हम बात करें यहाँ पे छत्रप प्रणाली की बात करें यहाँ पे, तो जो शक थे उन्होंने क्या किया था? छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, यानी विकल्प नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो विकल्प की बात करें, विकल्प है शक, बी है कुषाण, सी कहता है हिंदू यमन, और डी कहता है पार्थियन। तो 50 का आपका जवाब सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए, त्रातर यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश ने धारण की थी? तो आपको शक वंश ने क्या किया था? धारण की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पे 41, क्या कहता है? 51 कहता है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी भारत में विदेशियों का आक्रमण, उनको सही व्यवस्थित करना है। तो आपको 41 की हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले सबको पता है कि यूनानियों ने आक्रमण किया। फिर उसके बाद कौन आया? तो फिर शक आए थे, और फिर उसके बाद कुषाण, जो कि यदि हम विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप
व्यवहार लाया गया था, यानी सैनिक शासन प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था। तो 52 का आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो शकों द्वारा तो लाया नहीं गया था, ना ही मुगलों द्वारा लाया गया था, आपने सुना ही नहीं होगा, और ना ही पार्थियन द्वारा। तो लाया किसके द्वारा गया था, तो ग्रीक की ये पद्धति थी, यानी ग्रीकों द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था, तो कौन था। तो यानी 53 की हम बात करें यहाँ पे, तो एक मैंने अभी कल बताया था आपको बैक्ट्रिया, क्या बताया था, बैक्ट्रिया, जो कि अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। ओके, अब यदि बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की, मतलब 54 की, 54 नंबर की, तो इसमें कहता है चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें। तो आपने इस क्वेश्चन को सुना नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये पीसीएस वगैरह में देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है। तो इसको करसापड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, करसापड़, यानी विकल्प नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो यदि बात करें 55 की, तो 55 का यदि जवाब की हम बात करें यहाँ पे, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो तमिल और चेरो द्वारा इसका क्या व्यापार शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। मतलब मौर्योत्तरकालीन के दौरान कौन सा बंदरगाह नहीं था, आपको ऐसा ढूंढ लेना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम यदि बात करें यहाँ पे 56 की, तो सबको पता है कि पहले आप इसमें ऑप्शन के ही बारे में देखिए। जो कोचीन था, ठीक है, तो ये क्या बंदरगाह था पहले। अब थोड़ा अपने आप से सोचिए, ये तो जब इंग्लैंड यानी अंग्रेज जब राज करने आए भारत में, तभी इसमें बंदरगाह बना। कौन सा, वो भी तुतीकोरिन या तुपीकोरिन, ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक, तो यानी विकल्प नंबर आपका इसके में डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 57 कहता है कि 57 कहता है कि निम्नलिखित में से पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। किसको पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। यदि यहाँ पे पोडुके नाम से बात करें, यहाँ पे आपके जवाब की बात करें यहाँ पे 57 की, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अरिका मेडुगा, यानी विकल्प नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा, जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी ये पुस्तक है, जो कि ये इसको किसने लिखा है वो अज्ञात है। ठीक है, इसका कोई राइटर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे यदि बात करें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 की, तो कहता है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। तो मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डेमेट्रियस, बी है मियांडर, सी है मिथ्रांडेस और डी है गोंडा फर्निश। तो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे 58 के जवाब की, तो 58 का जवाब आपका सही हो जाएगा डेमेट्रियस, यानी विकल्प नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, डेमेट्रियस। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र को अपने हाथों से राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया। कि मतलब जो राजा था पहले, उसने क्या किया, अपने पुत्र को अपना राजपाट सब सौंप दिया और खुद क्या हो गया, बौद्ध का भिक्षु बन गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो यदि हम 59 की जवाब करें, यहाँ पे जवाब की बात करें 59 की, तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ये कौन है, मिनांडर। इसकी मैंने कल बात बताई थी कि जो अग्निमित्र था पुष्यमित्र का बेटा, उसने मिनांडर को क्या किया था, बहुत मारा था। ठीक है, और मार मार के भगा दिया था, और फिर इसको किसके द्वारा बौद्ध भिक्षु की शिक्षा दी गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैंने इसको कल की क्लास में बताया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो
अब बात करें हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, और फिर उसने पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब करिएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो फिर यदि इसका जवाब ढूंढना हो तो इसके पहले वाली क्लास ढूंढ लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अब हमारा कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था। तो हम बात करें यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन की, तो आपका यदि यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा कि 60 नंबर का, कि ये एक क्या था, कुषाण क्या था, चीन के यूची जनजाति के से ये क्या थे, संबंधित थे। कौन, कुषाण। अच्छा क्वेश्चन है कि चीन के यूची जनजाति से संबंधित कौन से राजवंश थे, तो आपको बताना पड़ेगा कुषाण वंश थे। ओके, यानी 60 का विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कहता है। 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। मतलब कनिष्क को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने प्रेरित किया था, इस बात पे हमको जोर देना है। तो हम यदि बात करें यहाँ पे, जवाब आप सोच सकते हैं मन पे, और यदि हो तो आप ऑप्शन विकल्प आप चूज कर सकते हैं, और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि वो है अश्वमेघ। कनिष्क ने क्या किया था, ये बहुत ही ज्ञाता, बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। कौन, अश्वमेघ। कनिष्क इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि तुम आओ मेरे पास, ठीक। इसको ले जाते हैं और इसको जो चौथी बौद्ध संगीति होती है प्रथम शताब्दी में, ये प्रथम ईसा पूर्व में, वहाँ पे ये लोग इसको क्या करते, पुरोहित बना देते हैं। ओके, कौन, कनिष्क। और ये इतना ज्ञाता होता है कि ये कनिष्क को किसकी, बौद्ध धर्म की शिक्षा तक दे देता है, ठीक। फिर बात करते हैं यहाँ पे, तो यानी इसका विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना, यानी मैचिंग मैचिंग खेलना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार होते हैं, तो चलिए खेलते हैं, 62 को समझते हैं। तो बात करें हम यहाँ पे कि इंडो ग्रीक, तो जैसी बात है, इंडो ग्रीक मतलब इंडिया से संबंधित है, तो आप इसको बता सकते हैं कि हिंद यवन होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर है पार्थो, हमको पता है कि देखिए ऐसे विकल्प एलिमिनेट किए जाते हैं, जैसे हमें पार्थो पता है तो पार्थो हमें पता है कि पहला इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सी से मतलब तीसरे से मैच कर दिया, ठीक है। तो अब जैसी बात है शक बचा, तो इसको क्या कहेंगे, सिथीसियन। ओके, सिथियन। ओके, यानी विकल्प नंबर आपका ए इज राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मैच करना है, तो चलिए करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार होते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कहता है कि सुंग वंश की राजधानी क्या थी। सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ कि विदिशा इसकी राजधानी थी। चेदी की राजधानी क्या थी, चेदी किस चेदी राज्य की राजधानी क्या थी, तो चेदी राज्य की राजधानी की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो इसकी कलिंग राजधानी थी। अब फिर यहाँ पे सातवाहन की बात करेंगे, तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। और यदि कुषाण की बात करें तो इसकी पुरस्पुर या पेशावर भी जिसको कहते हैं वो इसकी राजधानी थी। यानी ये हम विकल्प की बात करें तो 1 2 3 4, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, जिसको सीजर कहते हैं, की उपाधि धारण की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका 64 का आपका जवाब सही हो जाएगा। जो कुषाण थे उन्होंने उनको कैसर भी कहते हैं। यानी कैसर कब कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, कैसर की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक। किसका अनुसरण करके, तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण से। ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। अब देखिए शुंग काल में, तो देखिए इसमें बात करते हैं 65 में, तो इसमें भरहुत का स्तूप, तो ये तो हुआ नहीं था शुंग काल में, शुंग काल तो बहुत बाद में आया था, ठीक। फिर सांची का स्तूप, ये भी नहीं हुआ था क्योंकि ये अशोक के समय था, ठीक। फिर भाजा का स्तूप, तो हम बात करें तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा भाजा का स्तूप, तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका सी। ओके, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी। ओके, तो अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी। यानी गुणाढ़ की रचना कौन सी है,
वो आपको बतानी है। तो आपका इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो बृहत कथा है वो किसकी है, गुणाढ़य की है। ठीक है, ये इसको गुणाढ़य भी आपको मिलता है कहीं कहीं, गुणाढ़य। ओके, तो ऐसा भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए ठीक है, करते हैं, विचार करते हैं। तो कहता है कि सातवाहन शासक बौद्ध धर्म के अत्याचार करते थे। सातवाहन के शासक बौद्ध धर्म पे अत्याचार करते थे, तो ये नहीं करते थे। ओके, फिर पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर देते थे, तो ये भी नहीं है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें यहाँ पे बोध गया में शशांक बोधि वृक्ष को काट दिया था, तो हाँ ये बात सच है कि शशांक ने क्या किया था, बोधि वृक्ष को काट दिया था। यानी विकल्प नंबर आपका यदि बात करें तो इसका जवाब कौन सा सही होगा, तीसरा, यानी विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा इसका। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्योंकि शशांक ने क्या किया था, बोधि वृक्ष को ही काटा था। ओके, अब तो हालांकि वो फिर से देख रहे होंगे आप, उसकी बोधि वृक्ष की वो उसकी तीसरी पीढ़ी मानते हैं कि तीसरी बार फिर से टूट कर गिर गया है, फिर से उग गया है वहीं पे बोधि वृक्ष। ठीक है, तो बस क्लास अपने यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि क्लास पसंद आई हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं पता होंगे वैसे क्वेश्चन है इस पर, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद।